बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद। आपको दोबारा से खुश आमदीद है हमारे प्रोग्राम टेक्स्ट विद डॉक्टर आसिफ चौधरी में। डॉक्टर आसिफ चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम सर जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच अगेन हुज़ैफ़ा, आपने मुझे फिर कॉल किया। चलें सर जी, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा जानने वाले और कुछ मोहल्ले में भी कुछ ऐसे जानने वाले लोग मौजूद हैं जिनका जो पेशा है वो है दुकानदार। उनके पास कुछ दुकानें वो चलाते हैं, कुछ मार्केट्स वगैरह में हैं, कुछ शॉपिंग मॉल्स वगैरह में हैं। उनकी तरफ से कुछ शिकायत आई हैं कि यार, लाइक उन्होंने कुछ पूछा है मुझसे कि एफबीआर की तरफ से कुछ लोग आते हैं और वो हमें कहते हैं कि आप पीओएस इंटीग्रेशन एफबीआर के साथ आप करें, रिटेलर्स वगैरह वो इस तरह का कहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी हुज़ैफ़ा, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और आजकल ये इशू बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्वेरीज आ रही हैं। असल बेसिकली गवर्नमेंट जो है, जो हम हमेशा से कहते हैं डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। और उसको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए जितने भी रिटेलर हैं एफबीआर उनको इंटीग्रेट करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि उधर पीओएस मशीन लगी हो जो कि ये रिपोर्ट करे कि कितनी चीज़ें बिकी हैं। क्योंकि इससे जब हमें ये रिपोर्ट हो जाएगा ना टोटल बिक कितना रहा है, तो फिर पीछे से मैन्युफैक्चरिंग भी रिपोर्ट हो जाएगी, फिर होलसेलर का भी रिपोर्ट हो जाएगा कितनी कंजम्पशन, क्योंकि ये कंजम्पशन बेस है। जब कंजम्पशन बेस पे टैक्स आ गया है, अगर किसी बेस पे रह भी गया है तो वो इधर सारा कलेक्ट हो जाएगा। तो आजकल एफबीआर का बहुत जोर है इस चीज़ पे कि रिटेलर को मैक्सिमम जो है ना वो हम इंटीग्रेट करवाएं और इस पे पॉइंट ऑफ सेल की जो है वो मशीन लगाएं। तो इसके लिए एफबीआर सर्वे कर रहा है, बल्कि बड़े शहरों में उन्होंने छोटे शहरों से वाकई ऑफिसर्स को भी एम्प्लॉइज़ को बुला के तो ये सर्वे शुरू करवाए हुए हैं। और तो यकीनन वो हर जगह पे जा रहे हैं और उसमें वो काम कर रहे हैं। उसमें बेसिकली रिटेलर्स की ना कैटेगरी हैं दो तरह की। एक टियर वन रिटेलर हैं, एक वो हैं जो नॉन टियर वन में आते हैं। टियर वन के लिए वो कह रहे हैं कि आप पीओएस मशीन लगाएं, और जो नॉन टियर वन है उनके लिए तो बिजली के बिल में फिक्स हो जाता है कि अगर उसका 20,000 तक बिल है तो उसको एक 5% तक टैक्स आता है, अगर 20 से ज़्यादा है तो फिर 7.5% तक। तो इस तरह जो है ना, इसको आजकल एफबीआर ने फोकस किया हुआ है। और हमने भी अक्सर ये आवाज़ उठाई कि सैलरीड पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और जो रिटेलर है वो तबका वो टैक्स नहीं दे रहा, होलसेलर नहीं दे रहा। तो शायद हमारी भी आवाज़ हकाम बाला तक पहुंची हो, मैं तो समझता हूँ पहुंची होगी, क्योंकि हम हर जगह पे ये आवाज़ उठाते हैं कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड किया जाए और रिटेलर से भी टैक्स लिया जाए जैसे सैलरीड पर्सन से आप लेते हैं। तो मैं तो ये यकीन करता हूँ कि हमारी आवाज़ पॉलिसी मेकर तक पहुंची और उन्होंने ये चेक करना शुरू कर दिया कि ताकि हर बिजनेस को हम रजिस्टर्ड करें, डॉक्यूमेंट में लाएं और उनका फिर आगे हम इससे टैक्स प्रॉपर लें। एक तो वो टियर वन उसकी रजिस्ट्रेशन से ये होगा कि उसकी सेल टैक्स आएगा, तो मैन्युफैक्चरर्स का जो सेल टैक्स पे होता हुआ है वो पूरा पे होगा। और दूसरा ये होगा कि उससे इनकम टैक्स की भी रिकॉर्ड होगा कि टोटल इनका टर्नओवर कितना है। तो ये एक अच्छी बात है। तो उसके मुताबिक वो, लेकिन ये अगर वो कर रहे हैं गली मोहल्ले वाले ऐसे बंदे को तंग जिसमें टियर वन में वो आता ही नहीं है, तो वो खैर ज्यादती कर रहे हैं। उनको एफबीआर के ऑफिसर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो टियर वन में आते हैं उनको जरूर करना चाहिए। चलें, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें आते हैं और कौन से नहीं आते टियर वन में। पहले ये काइंडली आप इसको वजाहत कर दें इसकी कि टियर वन रिटेलर्स से मुराद क्या है? जी हुज़ैफ़ा, बिल्कुल। टियर वन रिटेलर बेसिकली वो रिटेलर है कि जो किसी नेशनल या इंटरनेशनल चेन का हिस्सा हो, ठीक है, उसमें डेबिट क्रेडिट मशीन पड़ी हुई हो, वो शॉपिंग मॉल जो है एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल है उसमें वो काम कर रहा हो, और उसका जो नेशनल में कई ब्रांचेस हों। तो इस तरह के जो बड़े स्टोर्स हैं जिनके लिए ज़रूरी है कि वो सेल्स टैक्स में आए, और उनको वो कहते हैं कि ये टियर वन में रिटेलर हैं। और ऐसे जो छोटे दुकानदार, जैसे आपने गली मोहल्ले की बात यूज़ की, तो वो ऐसे दुकानदार जो इसमें नहीं आते, यानी कि ये 4-5 चीज़ें जो कैटेगरीज मैंने की हैं, जिसका 236 जी का या एच का टैक्स जो है एक सर्टन लिमिट पे कट रहा है, तो ये सारी चीज़ों में अगर वो नहीं आते तो वो फिर बगैर टियर वन के रिटेलर होंगे। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पीओएस लगवाएं। ठीक है। मेरा अगला सवाल है कि अभी हमने जिक्र किया है नेशनल इंटरनेशनल, कौन से ऐसे रिटेलर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल में शामिल होते हैं?
अच्छा, इसमें शायद नाम लेना तो प्रॉब्लम ना अगर हमारे लिए हो, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे कि अल फतेह स्टोर है, ठीक है। आप देखें उसकी कई ब्रांचेज हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अगर हो सकता है उसकी बाहर भी कोई ब्रांच होती तो वो इंटरनेशनल चेन बन जाती, अदरवाइज नेशनल चेन है। ठीक है। इम्तियाज स्टोर है, रैम्बो स्टोर, कैश एंड कैरी है, या इसके अलावा बेशुमार है रहीम स्टोर, ये जिनकी एक से ज्यादा ब्रांचेज ठीक है। हैं, और इसी तरह बाकी चीज़ों में भी। और फिर ऐसे कई इंटरनेशनल चेन, जैसे कि रेस्टोरेंट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, KFC और मैकडोनल्ड है, तो ये इंटरनेशनल चेन्स का हिस्सा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई स्टोर किसी चीज़ का, मतलब स्टोर तो जरूरी नहीं सिर्फ ग्रोसरी स्टोर ही हो, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। रिटेलर वो जूते का हो सकता है, वो कपड़े का हो सकता है, वो उसका किसी भी ब्रांड का हो सकता है, बिल्कुल। किसी भी चीज़ का हो सकता है जो रिटेल में शॉप कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह टाई एंड शर्ट शॉप जैसे है, ये रिटेलर है, तो ये सारे जो है नेशनल और इंटरनेशनल चेन के हिस्सा उसको कहते हैं वो। ठीक हो गया। चलें, मेरा जो अगला सवाल है वो है कि जो एयर कंडीशनर शॉपिंग मॉल्स में मौजूद जो रिटेलर्स हैं, लाइक उनके ऊपर कौन से कानून लागू होते हैं, क्योंकि वो मार्केट से थोड़ा डिफरेंट है ना। जैसे हम देखते हैं मून मार्केट है हमारे पास, यतीम खाना है, वहाँ पे दुकानें, उनसे डिफरेंट आ जाता है एयर कंडीशनर, लाइक एम्पोरियम, लाइक डॉलमेन मॉल, इनके अंदर जो रिटेलर्स मौजूद हैं उनके उनके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा? हाँ, उनके ऊपर भी बिल्कुल यही जो टियर 1 रिटेलर का वो होगा, वो भी टियर 1 रिटेलर में आएंगे, और उसमें उनके ऊपर भी POS लगेगा, और वो टैक्स का रेट जो नॉर्मल रेट है जैसे कि 18%, वो रेट उन पे होगा। वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, टियर 1 रिटेलर। चलिए, ठीक हो गया। मेरा जो अगला सवाल है वो है कि जो बिजली के बिल की बुनियाद के ऊपर लोगों को टियर 1 कैसे करार देते हैं, FBR के महकमे में होता है ना, लोगों को बिजली के बिल के ऊपर टियर 1, वो कैसे करते हैं? जी, यही टियर 1 की जो डेफिनेशन है उसमें भी ये मेंशन है। ला ये कहता है कि अगर एक बंदा उसका टोटल पिछले 12 महीनों का जो बिजली का बिल है वो 12 लाख रुपए हो, ठीक है। यानी कि लाख रुपए महीना एवरेज जिसकी, या गर्मियों में ज्यादा होता है सर्दियों में कम, यानी कि पिछले 12 महीनों का 12 लाख रुपया होगा, तो वो टियर 1 रिटेलर बनेगा। ठीक है। ठीक है। अगर उससे कम होगा तो वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो 20,000 से कम होगा तो उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा, 20,000 से ज्यादा या लाख तक आएगा तो वो तकरीबन 7.5% टैक्स देना पड़ेगा। लाख के आगे हो गया तो वो तो समझो वो 12 लाख में आ गया ना, ऐसा ही है। तो वो टियर 1 रिटेलर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सालाना होगा? जी, ये एनुअल होगा। ठीक है। और वो जो 20,000 वाली वैल्यू है वो भी सालाना में आएगी या वो मंथली में आएगी? कि 20,000 मिक्स करके वो मंथली में आएगी? चले, बस वो 12 लाख सालाना होगा तो फिर वो टियर 1 में आएगा। वो टियर 1 में। ओके, चले, वेल गुड। मेरा अगला सवाल है जो होलसेलर है, क्योंकि एक तो है ना मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, एक है होलसेलर टेलर्स, रिटेलर्स, उनसे क्या मुराद है? अच्छा, ये एक बिजनेस की ऐसी कैटेगरी होती है कि जो होलसेल भी करते हैं और रिटेल भी करते हैं। मसलन आप देखें कि बाज़-औक़ात मोहल्लों में और ऐसे मार्केटों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो होलसेल में बल्क में चीज़ें खरीद रहे होते हैं। ऐसा ही है। उनके पास ट्रकों में आ रहा होता है, उनसे आगे छोटे दुकानदार भी खरीद रहे होते हैं और एंड कंज्यूमर भी खरीद रहे होते हैं, दोनों तरह के बिजनेस भी और कंज्यूमर भी खरीद रहे होते हैं। तो वो होलसेल पे भी बेच रहे होते हैं और रिटेल पे भी बेच रहे होते हैं। तो ऐसा बंदा जिसके पास ड्यूअल कैटेगरी हो तो उसको कहते हैं हम होलसेल कम रिटेलर, या वो अपना इंपोर्ट बहुत सारा कर लेता है या इंपोर्टर से खरीद लेता है और आगे दुकानदारों को भी बेचता है और कंज्यूमर को भी बेचता है। तो ऐसा बंदा जो है होलसेल कम रिटेल में आता है। इसकी मिसाल में हम शाह आलम मार्केट की बात कर सकते हैं। जैसे वो शाह आलम में कई तो होते हैं ना, वो सिर्फ होलसेल देते ऐसे ही हैं, है। वो नहीं होंगे, लेकिन जो होलसेल के साथ रिटेल कर रहे हैं वो इसमें शामिल होंगे। चले, ठीक होगा। मेरा अगला सवाल है लाइक जो POS सिस्टम है, इसकी हमारे माशरे में अहमियत क्या है बेसिकली? अच्छा, ये पॉइंट ऑफ सेल जो है ना, बेसिकली अगर आप किसी बड़े रिटेल स्टोर पे जाएं और उसमें वो आपको पॉइंट ऑफ सेल से एक रसीद देते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, सबसे पहली तो उसकी अहमियत आप ये जानेंगे कि आप आसान टैक्स ऐप में जाके उसको चेक करेंगे तो आपको FBR कहेगा जी आपका टैक्स ये पे हो गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने जो टैक्स दिया वो टैक्स पे हो गया। अदरवाइज बहुत ऐसा होता है कि आप टैक्स तो दे देते हैं, लेकिन ये जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसमैन है जिसमें मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ये मिलके आपस में ही बांट के खा जाते हैं। आपकी तरफ से गवर्नमेंट को चला गया, लेकिन वो नहीं। अब जब POS लगा होगा तो उसमें ये अच्छी बात होगी कि जो आपने टैक्स दिया है वो गवर्नमेंट को चला गया, वो रिकॉर्ड में आ जाता है, रिकॉर्ड में आ गया। और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि आपका टैक्स तो गवर्नमेंट को गया ना। तो अब अगला जो उस टैक्स पेयर से लेना है तो उससे ये है कि इकोनॉमी सारी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी, और फिर जो उस रिटेलर का होगा उसकी टोटल टर्नओवर भी उसमें आ जाएगा,
और इस तरह से वो जब डॉक्यूमेंटेड हर चीज़ हो रही होगी, फिर पीछे उसके होलसेलर का और मैन्युफैक्चरर का जो है वो भी खाता क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने कितनी कितनी सेल की है। ऐसा ही है। तो वो इस तरह से पूरी चेन जो है डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी चलें, और वेरी बेनिफिशियल होगी पाकिस्तान के लिए स्पेशली। ठीक हो गया। फिर तो ये लाइक इसकी ज़रूरत लाजमी है। जी मैं ये PR यही कह सिस्टम सकता हूँ कि लाजमी है, लेकिन अगर ऐसे कोई छोटे दुकानदार हैं और उस पे FBR का नुमाइंदा जाके उनको फोर्स करता है नहीं जी आप भी लगाएं, जिस पे ये लागू नहीं होता, लागू टियर नहीं 1 में होता। नहीं आते, ना वो नेशनल इंटरनेशनल चेंज है, ना उसका 12 लाख से ज़्यादा बिल है, ना वो डेबिट क्रेडिट मशीन उसने रखी हुई है, ना उसका 236G और H कट रहा है। तो ऐसे बंदे को जब जाके वो फोर्स करते हैं कि नहीं जी आप भी पॉइंट ऑफ सेल लगाएं, तो वो उसके साथ ज्यादती है। ऐसे अगर ही। उसका बिजली के बिल में आ रहा है तो बस उसे उसके दे। ठीक है। मेरा जो अगला सवाल है वो है सेक्शन 236G और सेक्शन 236H ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का रिटेलर से क्या लाइक उनका आपस में क्या ताल्लुक है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने 2-3 दफ़ा ये वर्ड भी यूज़ कर दिया। ज़ैफ़ा इसमें ऐसे होता है कि जो 236 सेक्शन पूरा है वो एडवांस टैक्स का है कि एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ऐसे ही। उसमें जब हम जी में आते हैं तो 236G जो है वो ऐसा टैक्स है जो कि मैन्युफैक्चरर जब देता है होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो उसका एक सर्टन है पॉइंट के इतना जो है ना उसने काटना है। फाइलर के लिए मुख्तलिफ है, नॉन फाइलर के लिए मुख्तलिफ है, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए भी मुख्तलिफ हो सकता है। तो उसने उसका टैक्स काटना होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। ठीक है। और जब आगे डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट जब रिटेलर को दे रहा होता है तो उसका है 236H। तो वो रिटेलर को जो सप्लाईज पीछे से दे रहा है उसका एडवांस में इनकम टैक्स काट रहा है। तो क्योंकि इनकम टैक्स का ये सेक्शन है, इनकम टैक्स काट रहा है, और रिटेलर को जो है वो 236H का है। तो रिटेलर के साथ जो डायरेक्ट बनेगा वो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, जो भी उसका 236H काटेगा तो वो रिटेलर का काटेगा। ठीक है। जैसा कि हमने पहले बात की है कि टीयर 1 रिटेलर वो होगा जिसकी सालाना जो बिजली का बिल है वो 12 लाख हो या उससे एक्सीड कर जाए, और नॉन टीयर 1 में वो आएंगे जिनका लाइक 20,000 हो, उनको 5%, जो 20,000 से ज़्यादा हो जाएगा 7.5%। अब उन लोगों के लिए ये सवाल उनकी तरफ से ही है कि जो नॉन टीयर 1 रिटेलर्स हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स का लाइक किस तरह वो कानून लागू होगा? अच्छा, इसमें जो आपका इस तरह से वो आप से जो क्वेश्चन में भी कर रहे होंगे कि क्या ये हमारा एडजस्टेबल है या नहीं एडजस्टेबल। Exactly. तो उसमें ये है कि जो तो टियर 1 में रिटेलर रजिस्टर्ड है वो क्योंकि अपना इनपुट और आउटपुट दोनों को शो कर रहा है, वो आउटपुट में से अपना इनपुट एडजस्ट करेगा देन टैक्स पे करेगा। ठीक है, उसका पेएबल होगा। लेकिन जो रजिस्टर्ड ही नहीं है और उसका इनपुट आउटपुट का हम कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ स्पेसिफिक बिजली के बिल पे उसका जो है ना टोटल टैक्स ले लेते हैं, तो उसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसने बिजली के बिल में दे देना है तो उसके लिए उसको एडजस्टमेंट मिलेगी भी नहीं और उसको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, किस में एडजस्ट करके बाकी बेचेगा। ठीक है, तो उसे कहा है कि फाइनल ये आपका टैक्स है और आप उसको दे दें। ठीक है। वो बिजली के बिल वाला तो वो डायरेक्ट है गवर्नमेंट, वो बिजली की बिल वाली कंपनी जो होगी वो उसको कलेक्ट करेगी और वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगी। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, इस हवाले से कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का क्या किरदार है? अच्छा, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है उसकी जो जुरिस्डिक्शन होती है, जो इलाका होता है उसमें वो उसका आली नाल होता है, उसका बादशाह होता है। ठीक है। ठीक है, वो फिर ऐसे है कि किसी को बिजली का बिल आ रहा है लग के, वो टियर 1 में भी रजिस्टर्ड है और बिजली का बिल का लग के टैक्स भी आ रहा है, तो वो टैक्स बिजली वाली कंपनी को लिख सकता है कि नहीं इसको टैक्स में से निकाल दो। किसी को नहीं लिख के आ रहा उसे कह सकता है कि लगा दो। यानी कि वो जो उसकी जुरिस्डिक्शन पूरी है उस जुरिस्डिक्शन में उसके हुक्म से उस कानून की पाबंदी होनी है। ठीक है, तो वो हर चीज़ जो है वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ही उस इलाके का बादशाह होता है टैक्स के हवाले से। चलें, ठीक हो गया। मेरा अगला सवाल है जो रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स की शरह वो क्या होगी? अच्छा, रिटेलर्स की भी वही सेल टैक्स की शरह होती है जो जनरल होती है, जैसे कि स्टैंडर्ड रेट 18% है तो स्टैंडर्ड 18% होगा। जहाँ ऐसा रिटेलर कोई ऐसी चीज़ बेच रहा हो जिसमें रिड्यूस टैक्स का दिया हुआ है लॉ में या उससे ज़्यादा टैक्स का दिया है तो फिर वो हो सकता है, अदरवाइज जो है वो स्टैंडर्ड रेट ही होगा 18% जो कि है। चलें, बेस्ट हो गया। मेरा आखिरी सवाल ये है कि रिटेलर्स को इन कवानीन के हवाले से जिनको लाइक हमने भी डिस्कस किया है, जिनके बारे में हमने बातचीत की है,
से क्या एहतियात करनी चाहिए? ये सवाल क्योंकि उन लोगों के लिए है जिन लोगों की तरफ से शिकायत आई थी, जिनको मसले पेश आ रहे थे, तो उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें एक तो सबसे पहली बात, जैसे कि हमने इसमें बताया कि टियर 1 जिसको पीओएस मशीन लगवानी है उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक तो नेशनल और इंटरनेशनल चेन का हिस्सा हो, उसने डेबिट क्रेडिट मशीन लगाई हो, 236G और H का उसमें टैक्स कटता हो, और फिर बिजली का बिल 12 लाख से ज़्यादा हो, तो उनको तो ज़ाहिर है वो पीओएस मशीन लगानी चाहिए। ठीक है। अगर वो इस कैटेगरी में नहीं आता जो कि टियर 1 पे लागू होती है, तो फिर वो जो नुमाइंदा आता है उनको रिक्वेस्ट करें कि जी मैं क्योंकि टियर 1 में नहीं आता, मैंने आसिफ साहब की वीडियो सुनी हुई है, तो आप जो है ना काइंडली मुझ पे ये, क्योंकि टियर 1 लगता नहीं है तो मैंने पीओएस नहीं लगानी, मेरे पे क्योंकि बिजली के बिल में लग के आ रहा है तो मैं उसके मुताबिक पे कर रहा हूँ, तो ठीक है, ला आपको ये अलाउ करता है। ये ऐसी नहीं है कि आप किसी से फेवर ले रहे हैं, तो वो आपको यकीनन वो तंग भी नहीं करेंगे, और आपको वो जो एहसाल दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं वो भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आप रखें। और फिर जो टियर 1 वाले हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स रिकॉर्ड है सेक्शन 22 के तहत, तो वो सारा सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अपना, यानी कि परचेज का रिकॉर्ड, सेल का रिकॉर्ड, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, और उसमें बिलों का रिकॉर्ड, सैलरी का रिकॉर्ड, जो भी सेक्शन 22 में है उसके मुताबिक वो सारा रिकॉर्ड उनको रखना होगा। अब जो उसमें नहीं शामिल, बिजली के बिल पे लग रहा है, उसका तो बिल में हर दफ़ा आ गया और उसने पे कर दिया उसकी, तो बस इतना ही काम है कि वो उसने बिजली के बिल में जो टैक्स लगा है वो पे कर देना है, तो यही उसका काम है, वो पे कर देगा, उसको तो यही रिकॉर्ड रखने की। चलें, ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी देखने वालों के लिए भी और जिन लोगों ने सवाल पूछे थे उनके लिए भी। तो जैसा कि अभी डॉक्टर आसिफ चौधरी साहब ने आपको तफसीलन ये सारी चीज़ बता दी है कि ये मामला कैसे चलते हैं। बेसिकली लोगों को ना इस चीज़ के बारे में इतना अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता। अब बेशक ऐसे लोग हों जो नॉन टियर 1 रिटेलर में आते हों, लेकिन वो भी एक दफ़ा डर जाते हैं। जी जी जब बिल्कुल, ये महकमे को क्योंकि वो एक दफ़ा उनको नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की, वो डर जाते हैं। जी एफबीआर का नाम ही बड़ा है, वो एफबीआर के नुमाइंदा आए तो उससे वो बिल्कुल डर जाते हैं। लेकिन जो हमारा मकसद है, हम इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के प्लेटफॉर्म से हमेशा से अवेयरनेस दे रहे हैं, तो ये हमारी अवेयरनेस देने का मकसद ही ये है कि किसी के साथ रॉन्ग ना हो, ज्यादती ना हो सके, ठीक है, किसी के साथ ना हो, और जो राइट पे है उसको अपने राइट का पता हो, जो उसकी जिम्मेदारी है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो, जो उसके राइट है वो उसको अपने राइट्स का पता हो। तो यही हमारा मकसद है, और हमने अपनी ज़िंदगी इसीलिए वक्फ की हुई है कि आपको इंशाल्लाह टैक्सेस के बारे में पाकिस्तानी अवाम को हमने हर चीज़ बता दें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अगर इसके हवाले से आपको किसी किस्म की और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। हमने जैसे आज लोगों के सवालात को डिस्कस किया है डॉक्टर आसिफ चौधरी के साथ, हम आपके भी सवालात को हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर आसिफ चौधरी के साथ। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा मुफीद वीडियो होगी आपके लिए। तो हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।